जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्टडीज मोनो में फिर से एक बार स्वागत है आपका। तो आज का टॉपिक बहुत ही शानदार है। तो हम कल ही बताए थे, पिछला टॉपिक जो कल पढ़ा रहे थे हम, तो उसमें हम बताए थे कि आज जो पढ़ाएंगे हम क्रांति के बारे में पढ़ाएंगे। और क्रांति मतलब कौन सा क्रांति कब हुआ है। क्रांति मतलब कहने को क्रांति का शाब्दिक अर्थ है किसी भी व्यवस्था में अचानक परिवर्तन लाना ही क्रांति कहलाता है। किसी भी व्यवस्था में अचानक क्रांति लाना ही परिवर्तन कहलाता है। किसी भी व्यवस्था में अचानक परिवर्तन लाना ही क्रांति कहलाता है। परिवर्तन जैसे मान लें कि कोरोना काल से पहले ऑनलाइन का सिस्टम नहीं था। जैसे अचानक कोरोना काल आया तो पढ़ाई में ललक जगह और अचानक क्रांति जगह। अभी देख रहे कहीं पर भी ऑनलाइन क्लास करने के लिए भी मार करता है। नहीं तो पहले कोरोना से पहले सब कोई ऑफलाइन करने के लिए मार करता था। उस समय एक क्रांति किस क्षेत्र में है? शिक्षा क्षेत्र में क्रांति आया। शिक्षा क्षेत्र में महिला सब उतना पढ़ने के लिए उत्तेजित नहीं था, तो महिला सबके लिए भी क्रांति लाया गया। तो उसी तरह से एक क्रांति लाया गया था कि हम बताते एक क्रांति आया था कृषि के क्षेत्र में। तो कृषि क्षेत्र में जो क्रांति आया था उसी के बारे में चर्चा करेंगे। अचानक परिवर्तन आ गया था एकाएक। तो हम क्रांति चर्चा कर रहे हैं आपको हम कि पहला क्रांति है मेरा हरित क्रांति। अब हरित क्रांति क्या है? तो सबसे पहले देखिए कि हरित क्रांति क्या है। यह लाया गया कि जब देश आज़ाद हुआ था उस समय देश में पूरा अनाज का अभाव था। जब देश में अनाज का अभाव था तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुछ नहीं, उसमें सिर्फ कृषि पर दिया गया पूरा जोर दिया गया था। दूसरा पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर चर्चा किया गया। तीसरा पंचवर्षीय योजना जो मेरा चला उसमें कुछ किसान सब खेती पर देने लगा। तो सबसे पहले हम देख लेते क्रांति के बारे में हमको बता दें क्रांति क्या है। तो किसी भी व्यवस्था में अचानक परिवर्तन लाना क्रांति कहलाता है। मारपीट नहीं होता, सिर्फ परिवर्तन लाना। जैसे 1857 क्रांति या 1857 क्रांति में अचानक परिवर्तन में देश सब जितना भी देश का नेता सब एकत्रित हो गया। ठीक है, तो क्रांति का शाब्दिक अर्थ बता दिए। अब देखिए क्रांति का शुरुआत हुआ कहाँ से? हरित क्रांति का शुरुआत। तो हरित क्रांति का शुरुआत जो सबसे पहले किया तो एक वैज्ञानिक था, एक जनक थे। एक हरित क्रांति एक वैज्ञानिक था, अमेरिका के वैज्ञानिक था जिसका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। अमेरिका के एक वैज्ञानिक था, अमेरिकी वैज्ञानिक के नॉर्मन बोरलॉग। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोनों कि हरित क्रांति का जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग किस देश के निवासी? तो अमेरिका के। दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग है, किस देश से बिलोंग्स करता है? तो किस देश से? तो कहाँ से? अमेरिका से। जब अमेरिका से नॉर्मन बोरलॉग बिलोंग्स करता है, अब सवाल उठता है हरित क्रांति शब्द किसने दिया? तो हरित क्रांति शब्द जो सर्वप्रथम दिया था वह विलियम यार्ड ने दिया था। विलियम यार्ड अर्थात करने में WI यार्ड। विलियम यार्ड ने हरित शब्द दिया था। अब इसके पीछे करने के लिए सब काम नॉर्मन बोरलॉग ने बताया कि कैसे कैसे खेती में उन्नति करना है। खेती उस समय बहुत ही पिछड़े था, आदमी सबको खाने पीने के लिए बहुत अभाव था। प्रथम पंचवर्षीय योजना जब देश आज़ाद हुआ था उस समय खेती पर पूरा जोर दिया गया था, इसलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित है। ठीक है, तो हम किसी दिन आपको बता देंगे पंचवर्षीय योजना क्या है। और जितना पंचवर्षीय योजना है सब इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, कब किसके काल में हुआ है, कौन सा पंचवर्षीय योजना, तो सब एक दिन पढ़ा देंगे। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं हरित क्रांति की दुनिया में। तो हरित क्रांति की शुरुआत जो हुआ कहाँ से? तो यह जो शुरुआत हुआ किसने किया शुरुआत? तो अमेरिका के वैज्ञानिक था के नॉर्मन बोरलॉग। इसी को हरित क्रांति का जनक कहते हैं। हरित क्रांति के जनक के नॉर्मन बोरलॉग। जबकि भारत में हरित क्रांति का जनक हम कहाँ में? भारत में जो जनक है भैया हरित क्रांति का वह है MS स्वामीनाथन। ठीक है, S स्वामीनाथन के S स्वामीनाथन ये भारत में हरित क्रांति का जनक है। S स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति का जनक S स्वामीनाथन। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में आया था? तो पंचवर्षीय योजना की चर्चा यदि करेंगे तो प्रथम हरित क्रांति जो मेरा आया था वह लगभग तृतीय पंचवर्षीय योजना में। तो किस पंचवर्षीय योजना में? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है मेरा देखिए पहले बताते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था 51 से लेकर 56 तक फर्स्ट। सेकेंड हुआ था मेरा 56 से लेकर 61 तक, 1956 से 1961 तक।
तीसरा पंचवर्षीय योजना जो हुआ था मेरा 1961 से लेकर 1966 तक, और तीसरा पंचवर्षीय योजना का जो लहर आया था यही 1966 में आया था। तो तीसरा पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ था और उसके बाद योजना अवकाश आ गया था, क्योंकि उस समय 1966 के आसपास में युद्ध हो गया था भारत पाकिस्तान में। जब युद्ध हुआ था जिसके कारण से पूरा अवकाश, योजना अवकाश ही बंद कर दिया था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब 1951 से 1956, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 56, 61 से 66। पहला में कृषि पर जोर दिया गया था, दूसरा में जो जोर दिया गया था मेरा उद्योग पर जोर दिया गया था। ठीक है, इसी दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही मेरा हम बता दें आपको कि भिलाई इस्पात उद्योग जो खुला था इसी पंचवर्षीय योजना में खुला था। ठीक है, भिलाई आ गया, दुर्गापुर आ गया, ठीक है, राउरकेला आ गया, इस सब मेरा इसी में आया था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तीसरा पंचवर्षीय योजना सबसे महत्वपूर्ण कारण था। हालांकि इसमें औद्योगिकरण पर जोर दिया गया था, साथ साथ में इधर अमेरिका में जो किया गया था नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा कृषि पर पूरा जोर दिया गया था। तो किस पंचवर्षीय योजना में? तीसरे पंचवर्षीय योजना में। डेट पूछेगा तो कब? 1966 के आसपास में। कब? 1966 में प्रारंभ हुआ था, 1966 में प्रारंभ। ठीक है, इस तरह से नोट्स बनाना है ताकि कि याद करने में कोई दिक्कत ना है, खाली एक बार देखे बस ढंग याद हो जाए। पूछेगा जनक, तो जनक के अमेरिका के एक वैज्ञानिक हैं के नॉर्मन बोरलॉग। शब्द क्या दिया था? विलियम यार्ड्स ने। हरित क्रांति शब्द क्या दिया था? विलियम हार्ट्स ने। ठीक है, अब याद दिया था भारत में जनक किसको कहते हैं? एस स्वामीनाथन को, एस स्वामीनाथन को। अब पूछेगा क्वेश्चन कि किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो शुरुआत जो हुआ था मेरा तीसरा पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, अब इस पर जोर किस पर दिया गया था? इस पंचवर्षीय योजना में सबसे महत्वपूर्ण जो जोर दिया गया था इस पर मोटे अनाज पर जोर दिया गया था, जितना भी मोटा अनाज है। तो पूछा जोर किस पर दिया गया था? तो जोर किस फसल पर? मोटा अनाज। मोटा अनाज जैसे हम बोल दें आपको कि गेहूं आ गया भैया, मकई आ गया, धान आ गया। ठीक है, तो ये सब क्या मैं मोटा अनाज के अंतर्गत आता है। तो धान, मकई, गेहूं सब जितना भी है सब मोटे अनाज पर जोर दिया गया था। अब सवाल उठता है कि जोर दिया गया था तो बीज को, अब जैसे क्रांति लाने का सबसे बड़का प्रॉब्लम क्या था कि कैसे हम अधिक से अधिक पैदावार करें, कोई भी फसल का कैसे हम अधिक से अधिक पैदावार करें। जैसे मान लें कि उस समय पहला पंच जैसे देश आज़ाद हुआ था उसमें पूरा देश जो है पूरा नॉर्मल था, गरीबी से पूरा जूझ रहा था, खाने पीने के लिए बहुत अभाव था। 1961 में चाइना से युद्ध हो गया था, फिर 66 में हो गया युद्ध। तो इस तरह से जब युद्ध हो गया और आदमी परेशान था, तो इसी जगह एक अचानक क्रांति आया। किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में। क्रांति लाने के सबसे महत्वपूर्ण करके किसी भी चीज़ का हम उन्नत बीज कैसे, हम किसी चीज़ को हम ज़्यादा ज़्यादा कैसे पैदावार करें, इसके लिए जो मेथड लाया था ये। ठीक है, इसके लिए हरित क्रांति में उन्नत बीज के लिए जो उपयोग किया गया था HYD, बताते HYD क्या है। ठीक है, हरित क्रांति में उन्नत बीज के रूप में उपयोग किया गया था, उन्नत बीज के रूप में जो उपयोग किया गया था वह HYV मेथड का उपयोग किया गया था। HYV मेथड क्या है भैया? चलो हम देखते हैं एक मिनट। HYD यील्ड अर्थात पैदावार का। चलो HYV यील्ड मतलब होता पैदावार, यील्ड का हिंदी होता है पैदावार। ठीक है, H हाई यील्ड वेराइटी, हाई यील्ड वेराइटी, HYV की फुल फॉर्म हाई यील्ड वेराइटी। अब वेराइटी से स्पष्ट होता है, वेराइटी मतलब सब चीज़ का अलग अलग वेराइटी। जैसे गेहूं का वेराइटी, अब गेहूं का हम कैसे अधिक से अधिक उपज करें, धान का हम कैसे कैसे उपज करें। हाई, हाई मतलब कौन चीज? उच्च, उच्च उपज करना है। यील्ड मतलब पैदावार, पैदावार करने के लिए उसमें क्या डालना पड़ेगा। अब जब क्या डालना पड़ेगा भैया अधिक से अधिक, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो उर्वरक का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया गया। जैसे उर्वरक का ज़्यादा ज़्यादा उपयोग किया गया किसमें? पंचवर्षीय में उर्वरक का उपयोग किया गया था। तो अब फसलों को सोचा कि जैसे मान लें कि जब इतना तो देश संकट में जा रहा था, सोचा कि फसल आदमी खाएगा पिएगा क्या, यदि ज़्यादा पैदावार नहीं करेंगे, यहाँ तक कि खाने के लिए भी फसल नहीं हो पाता था। अब फसल नहीं हो पाता था, होना चाहिए हमको जितना उतना हम संतुष्ट नहीं हो पाते थे। इसलिए क्रांति लाया गया था कि
अब अधिक से अधिक कैसे उपज करें? उपज करने के लिए सबसे पहले कि क्यों ना हम बीज का उपयोग करें, और बीज भी कौन बीज? उन्नत बीज। उन्नत बीज मतलब अच्छे किस्म का उपयोग करना है, जिससे कि हम अधिक से अधिक पैदावार कर सकते हैं। और पैदावार करने का क्या उसमें यूरिया पोटाश पूरा डालना पड़ेगा, मतलब उर्वरक जितना भी हैं सभी उर्वरक को उसमें डालना पड़ेगा। अब उर्वरक को डालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? तो यही मेथड लिया, कौन सी? HYV मेथड लाया, हाई यील्ड वेराइटी। हाई यील्ड वेराइटी, यील्ड का शब्द होता है पैदावार। अब सवाल उठता है कि जब उपयोग किया गया तो कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ा होगा। तो इफेक्ट क्या पड़ा कि हम मोटे अनाज पर कर रहे थे, तो इसमें इफेक्ट क्या पड़ा? गेहूं के पैदावार में वृद्धि हो गया, सुना, गेहूं के पैदावार में अधिक वृद्धि हो गया, जबकि धान के पैदावार में कमी आ गया। ठीक है, मतलब कि धान का पैदावार में, इसको मिटा फिर लिखते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। क्या स्टार्ट किया था? जनक के, अमेरिका के वैज्ञानिक के नॉर्मन बोरलॉग। चूंकि हम देश का नाम इसलिए लिख दे, चूँकि एग्जाम में देश वाला भी पूछा हुआ है कितना बार। ठीक है, SSC में पूछा हुआ सीधा कि हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे? किस देश के? क्या था? अमेरिका के। तो हरित क्रांति का शब्द किसने प्रस्तुत किया था? मतलब विलियम यार्ड्स। कहीं कहीं पूरा नाम लिखा गया, कहीं पर शॉर्ट नाम लिखा गया, विलियम यार्ड। भारत में हरित क्रांति के जनक के S स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति कब शुरुआत हुआ था? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। पंचवर्षीय योजना क्वेश्चन तीसरा, कब? 1966 में प्रारंभ हुआ था। किस लिए लाया गया था भैया? कि हाई यील्ड वैरायटी, अर्थात तो उन्नत बीज में बढ़ावा देने के लिए। उन्नत बीज में कौन कौन सा बीज आ सकता है? मतलब कि मोटा अनाज जितना भी है, गेहूं आ गया, धान आ गया, ठीक है, मकई आ गया, ये सब जितना भी है, सब पर पूरा अनाज पूरा जोर देके कि खाने के लिए कुछ गेहूं चाहिए। अब गेहूं ज़्यादा पैदावार होगा तब ना खाएंगे। चावल पूरा देश में प्रसिद्ध है, तो चावल चाहिए मोटा अनाज के रूप में। जितना चावल पैदा ज़्यादा होगा उतना आदमी अच्छा से खाएगा, भर पेट, कम से कम पेट तो सही से भरेगा ना, कम से कम पेट तो सही से भरेगा ना। बेच नहीं सकते लेकिन पेट तो अपना भर सकते हैं ना। हम निर्यात नहीं कर सकते लेकिन अपना तो खा सकते हैं। तो अपने खाने के लिए ही सबसे अधिक उपज करवाने के लिए सब करवाया। तो अब सवाल हुआ कि कौन कौन फसल पर इसका इफेक्ट पड़ा। एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन कौन फसल पर इसका इफेक्ट पड़ा। तो इफेक्ट जो पड़ा भैया, एक देखते कौन कौन सा फसल पर इफेक्ट पड़ा। तो जैसे हाई यील्ड वैरायटी को यूज किया, HYV का यूज किया, HYV का यूज किया, तो सबसे ज़्यादा फसल पर जो वैरायटी पड़ा, वो प्रभाव पड़ा। तो गेहूं के फसल पर जो है सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, मतलब गेहूं की फसल बढ़ गया। यूज किए, पहली बार हम यूज कर रहे थे और गेहूं की फसल अत्यधिक हो गया। अब किसान सब खुश कि गेहूं अधिक हो गया, हम जो यूज किए HYV का यूज कर रहे हैं, इसमें हमको फायदा हो गया। गेहूं के लिए ज़्यादा उर्वरक का उपयोग किया और गेहूं अधिक से अधिक उपज गया हमको। जैसे गेहूं अधिक से अधिक उपज गया। अब तो लेकिन धान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। धान का जो फसल हम लगाए थे, धान में भी उपयोग किए थे, लेकिन धान पर इफेक्ट नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि किस फसल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था HYV प्रयोग का। तो धान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। ठीक है, लेकिन अब एगो तो बढ़ गया, एगो तो घट गया, एगो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो कोई घटा भी होगा। अब सवाल उठता है कि सर जी आप बोल रहे गेहूं का फसल बढ़ गया, धान का फसल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो घटा कौन था? हो सकता है कोई घटने वाला। तो यूज किया था, इसका उपयोग हम दलहन और तिलहन उत्पादन में भी किए थे। दलहन और तिलहन पर भी किए थे उपयोग, दलहन और तिलहन। तो तिलहन के पैदावार में जो हुआ भैया, कमी आ गया। एरो का चिन्ह मतलब भैया नीचे जा रहा है, मतलब कमी हो रहा है। एरो हम ऊपर भेज रहे हैं तो वृद्धि हो रहा है। ठीक है, एरो को सिंबल को देखते हुए ऐसे ही कॉपी में भी लिखना है कि जो पैदावार में जो हुआ, पैदावार में जो इफेक्ट पड़ा, पैदावार में प्रभाव, ऐसे लिख के कॉपी में हेडिंग मार के से लिख देना है, पैदावार में प्रभाव। तो गेहूं सबसे अधिक हुआ, धान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, दलहन और तिलहन पर क्या प्रभाव पड़ा? दलहन और तिलहन जितना चाहिए, लेकिन उससे जितना हमको चाहिए उससे घट ही गया। जितना हो रहा था लेकिन उससे भी कम होने लगा, उपयोग किए उससे भी कम होने लगा। अब जब कम होने लगा तो इसका सबसे महत्वपूर्ण केंद्र जो बनाया गया था, हरित क्रांति का प्रमुख केंद्र जो बनाया गया था, यह एक जगह है मेरा उत्तर प्रदेश में। हरित क्रांति का केंद्र पूछा कहाँ पर है? हरित क्रांति का केंद्र जो बनाया गया था उस समय एक जगह है उत्तर प्रदेश में, जगह का नाम है शामली। ठीक है, कहाँ पर? शामली, उत्तर प्रदेश के, यूपी के
शामली स्थान पर, सुनो, उत्तर प्रदेश के शामली में। तो पूछेगा कि हरित क्रांति का भारत में केंद्र कहाँ पर बनाया गया था? कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के शामली स्थान पर। ठीक है, एक जगह का नाम है शामली, जैसे बिहार में भी भागलपुर एक जगह का नाम है, ठीक है, पटना एक जगह का नाम है। उसी तरह से यूपी में हम देखेंगे एक स्थान है, कौन चीज़? शामली नामक स्थान। वहीं पर इसका उस समय पूरा अड्डा कर दिया था कि यहीं सब मतलब सब जैसा आता था, लेकिन यहीं पर सबका उसका ब्यौरा लिया जाता था, कहाँ पर कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, किसका हम उपयोग किए, कौन खाद डाले थे, कैसा हुआ था। तो ये था मेरा पहला पंचवर्षीय योजना। अब सवाल तक इसका हरित क्रांति केंद्र कहाँ पर? शामली पर। सबसे अधिक लाभ जो हुआ था इस क्रांति से, सबसे अधिक लाभ पंजाब को हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस राज्य को हुआ था? ठीक है, सर्वाधिक लाभ मेरा भैया हुआ था पंजाब का। ठीक है, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किसको? पंजाब का। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ पंजाब का। क्लियर? अब देख, ये तो मेरा हरित क्रांति प्रथम पंचवर्षीय हरित क्रांति खत्म हो गया। अब ऐसे देखा, फिर दिमाग खोला सब वैज्ञानिक का, नहीं फिर से एक बार क्रांति लाया जाए। और इस बार जो है द्वितीय हरित क्रांति, प्रथम हरित क्रांति हो गया, इस बार सेकेंड बार फिर सब दिमाग लगा कि अब जो है ना ऐसे हम उपज कर रहे हैं, उर्वरक डाल रहे हैं, मतलब पूरा हम उर्वरक कर रहे हैं, पूरा गेहूँ तो कोई उपज नहीं, गेहूँ का उपज हो रहा है, धान में वृद्धि कम हो रहा है, इससे और प्रॉब्लम हो रहा है। अब प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए? कुछ ना कुछ समस्या होगा भैया। तो अब फिर से एक बार क्रांति लाया जाए, अचानक फिर से परिवर्तन लाया। किस क्षेत्र में? यही कृषि क्षेत्र में। अब इस बार जो दिया गया ध्यान भैया, मुख्य ध्यान जाएगा जेनेटिकली मॉडिफाई पर, मतलब आनुवंशिक पर। जेनेटिकली मॉडिफाई मतलब क्या है कि जैसे मान लें कि करेला मेरा इतना हो रहा है, इतना का, यदि मेरा 1 फीट का करेला हम कैसे 10 फीट बना लें। अभी जो हम यूज कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं, जेनेटिकली जो मॉडिफाई यूज कर रहे हैं कि देखता है करेला सबके, आज करेला इतना का है और कल वहाँ बाजार में बिकने लगा। आज कद्दू देख रहे हैं हम इतना का है, मतलब 1 बित्ता का है, और सुबह होते होते 1 हाथ का, मतलब उसमें क्या, उसमें भगवान गया क्या उसमें? नहीं, तो वो जेनेटिकली मॉडिफाई का यूज कर रहा है अभी भी। तो इससे क्या अधिक से अधिक उपज हो रहा है। तो द्वितीय हरित क्रांति में जो मुख्य ध्यान दिया गया था किस पर? जेनेटिकली मॉडिफाई पर। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाई पर। तो आता है द्वितीय हरित क्रांति के बारे में हल्का चर्चा करते हैं। तो प्रथम हरित क्रांति संबंधित सब कुछ खत्म, कोनो प्रॉब्लम? केंद्र कहाँ पर बनाया गया था? यूपी के शामली, मतलब उत्तर प्रदेश के शामली में। किस राज्य को सर्वाधिक लाभ? पंजाब के, सबसे ज़्यादा लाभ पंजाब को। कौन सा फसल पर इफेक्ट नहीं पड़ा था? धान पर। सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पर? गेहूं पर। और कम इफेक्ट तिलहन, मतलब हो गया जितना भी दाल वाला सब्जी है, तिलहन मतलब सरसों हो गया, जितना भी है सरसों, नारियल तारियल जितना भी है सब हो गया हमारा तिलहन में रहता है। क्लियर है? अब चलते हैं द्वितीय हरित क्रांति। यार लगले क्रांति फिर किया कि अब ऐसे नहीं होगा। सब्जी तब्जी में देख रहा था, सब्जी सब में कोई बने, जैसे तो बौना तोना सब्जी हो रहा था। ठीक है, आज लगाते हैं खाने के लिए सब्जी, तभी पूरा प्रॉब्लम होता है, आलू सब नहीं होता सही ढंग से। और जब सही ढंग से नहीं हो रहा था, कुछ किया जाए। अब फिर से दिमाग लगाया, ये स्वामीनाथन भारत के थे जनक, यही दिमाग लगाया अब क्या किया जाए। तो फिर दिमाग जेनेटिकली मॉडिफाई लाया। ठीक है, द्वितीय हरित क्रांति, फिर से एक बार क्रांति लाया भारत में। कौन हरित क्रांति? द्वितीय हरित क्रांति। जनक सब वही रहेगा। ठीक है, अब किस लिए लाया गया भैया? सिर्फ इस बार जो द्वितीय हरित क्रांति जो लाया कि आनुवंशिक को वृद्धि करने के लिए, मतलब जीएम मेथड लाया। ठीक है, जीएम मेथड अर्थात कहने का मतलब कि जेनेटिकली मॉडिफाई। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाई, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाई। जेनेटिकली मॉडिफाई। अब इससे क्या हो गया कि इस किस क्षेत्र में? सब्जी के क्षेत्र में। अब सब्जी सब उस समय पूरा फसलों के क्षेत्र में, मतलब फसल के क्षेत्र में ही था। जेनेटिकली मॉडिफाई के मतलब बता दें, जैसे कि कद्दू मेरा है भाई 1 बित्ता का, कैसे हम इसको 1 हाथ का कर दें। ठीक है, 1 हाथ का कैसे कर दें। करेला मेरा आज थोड़ा छोटा छोटा है, कैसे हम इसको बढ़ा कर बड़का कर दें। मतलब
इस सब के क्षेत्र में, फसल के क्षेत्र में अधिक से अधिक कैसे हम इसको अथी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आनुवंशिक रूप से अभी भी बहुत यूज हो रहा है बाजार सब में, यही का यूज कर रहा है सब कोई। जाता है समय सुइया मारता है, बस सुबह पूरा, ठीक है, पूरा मॉडिफाई होता है। तो अब देखते हैं कि अब सबसे पहले इसमें जो आया था, तो अब एक होता है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति जो आया था मेरा भैया, श्वेत क्रांति का संबंध जो मेरा दुग्ध उत्पादन से है, ठीक है। श्वेत क्रांति, अब क्रांति आ रहा था धीरे 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 धीरे, द्वितीय क्रांति आया, इस तरह से पहले श्वेत क्रांति आया, फिर लाल क्रांति आएगा, भूरी क्रांति आएगा, सब क्रांति अब जो है कालाइन से हम क्रांति ही पढ़ाएंगे सब। आज का टॉपिक है मेरा क्रांति। तो श्वेत क्रांति आया, श्वेत क्रांति का जो जनक है भैया, ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। जनक के डॉक्टर वर्गीज कुरियन। क्वेश्चन पूछा हुआ है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि श्वेत क्रांति के जनक के डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से, ठीक है, दुग्ध उत्पादन से। याद करने का सिंपल तरीका, दूध कैसा दिख रहा है भैया? लाल, उजला, सफ़ेद दिखता है, सफ़ेद सा दिखना श्वेत। श्वेत क्रांति किससे? दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। इसका श्रेय किसको दिया जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। श्रेय किसको? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। मतलब यही इस क्षेत्र में ज़्यादा योगदान दिया था, ठीक है, कि दूध कैसे ज़्यादा उत्पादन करें। अब धीरे धीरे सब पर जगह देखा सब्जी में उत्पादन हो रहा है, तो गाय भैंस में कैसे दूध ज़्यादा दे, गाय क्या खिलाए उसको, उसके अंदर में क्या क्या लाए। तो इसके क्षेत्र में जो सबसे पहले उपयोग किया श्रेय दिया किसको? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दूध उत्पादन से। फिर आया आगे चल के तुरमा कि नीली क्रांति। नीली क्रांति में आगे मछली उत्पादन से, ठीक है, नीली क्रांति मछली उत्पादन से। नीली क्रांति मछली उत्पादन से। अब यही सब पढ़ाना है भैया। नीली क्रांति मछली उत्पादन से। अब ये क्रांति का सबसे ज़्यादा लाभ जो हुआ भैया, अब सिंपल तरीका, जिधर भैया समुद्र रहेगा, जिधर नदी ज़्यादा रहेगा, वहीं लाभ होगा। तो हम जब देखते कि दक्षिण भारत के दक्षिण क्षेत्र में, इधर जो मेरा भारत का दक्षिण क्षेत्र है, इधर सबसे ज़्यादा लाभ हुआ यहाँ पर इस क्षेत्र में। और सबसे ज़्यादा दक्षिण क्षेत्र में ये जो मेरा नीली क्रांति का जो मेरा हुआ लाभान्वित कौन से क्षेत्र? भारत के दक्षिण क्षेत्र। तो सबसे ज़्यादा लाभान्वित कौन सा क्षेत्र भारत का? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में देखें तो भैया कौन सा आता है भैया? तुम्हारा आ जाएगा तमिलनाडु, आ जाएगा आंध्र प्रदेश, आ जाएगा तेलंगाना, आ जाएगा इसके बगल में केरला आ जाएगा। मतलब ये सब जो मेरा दक्षिण क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो ये सब क्षेत्र से ज़्यादा प्रभावित हुआ कौन से? नीली क्रांति से। कोई दिक्कत है? तो एग्जाम में तुमसे 2 क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्वितीय हरित क्रांति किस लिए लाया था? तो जेनेटिकली मॉडिफाई के लिए, इसमें जेनेटिकली मॉडिफाई के लिए, क्लियर। और पूछेगा कि प्रथम हरित क्रांति का जनक के भारत में? ए स्वामीनाथन। और इसे पूरे वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग। इसीलिए कृषि क्षेत्र में जो पुरस्कार देते हैं, बोरलॉग पुरस्कार में कृषि क्षेत्र संबंधित है। तो एग्जाम में पूछा कि बोरलॉग पुरस्कार का संबंध किससे है? तो कृषि क्षेत्र से। तो इसी के यादगार में भैया बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन? बोरलॉग पुरस्कार। यही नॉर्मन बोरलॉग जो दिया था अपने यादगार में, इसी के यादगार में कृषि क्षेत्र में भी पुरस्कार दिया जाता है। कोई भी किसान यदि अच्छा काम कर, कोई भी किसान देखते हैं अच्छा पैदावार किया, कोई भी चीज़ में नया कुछ अलग कर दिया सबसे हट के, तब उसको वहाँ पर भारत सरकार या राज्य सरकार जो भी है उसका नामकरण किया जाएगा, उसको बुलाया जाएगा वहाँ पर अपना, ठीक है, अपना जहाँ पर उसका है केंद्र, और वहाँ पर से इसको सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। आपका बाजार पर जो है, ठीक है, उसको भी सम्मानित किया गया था। हाँ, उसको भी सम्मानित किया गया था। तो उस समय अचानक किया था क्योंकि केला के क्षेत्र में जो था पूरा, उसमें पूरा खतरनाक कर दिया था उन्नति। तो केला नहीं, पपीता क्षेत्र में, पपीता क्षेत्र में बहुत उन्नति किया था। पपीता के लिए अलग अलग किस्म का बीज बोने लगा था ये, जिस कारण से इसको सम्मानित किया गया था। हो गया लगभग 10 साल के आसपास, ठीक है। अब चलते हैं किस क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, ठीक है। तो श्वेत क्रांति किससे? नीली क्रांति मछली, श्वेत क्रांति नीली क्रांति मछली, श्वेत क्रांति दूध। अब चलते हैं आगे की दुनिया में। यहाँ तक कोनो दिक्कत?
कोनो कष्ट समझाई छो, समझ रही हो भाई। चलते हैं देख, अब चलते हैं एक तरफ लिखते क्रांति और एक तरफ लिखते हैं संबंध। जी सर, तो हम पहले देखते हैं भैया कि लाल क्रांति, लाल क्रांति का संबंध है भैया टमाटर और मांस उत्पादन से। टमाटर और मांस उत्पादन से, टमाटर और, इससे एक क्वेश्चन आएगा भैया देखना, टमाटर और मांस उत्पादन से। लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस उत्पादन। लाल क्रांति टमाटर और मांस। टमाटर कैसा? लाल। टमाटर लाल, तो टमाटर का टेंशन ही नहीं है। टमाटर कैसा? लाल लाल टमाटर। तो लाल क्रांति किससे? टमाटर से। मांस भी लाल, तो मांस और टमाटर किससे? लाल क्रांति से। गुलाबी क्रांति भैया, गुलाबी क्रांति झींगा मछली, मछली का नाम है झींगा, ठीक है। झींगा मछली या प्याज उत्पादन से। झींगा मछली या प्याज, ठीक है। गुलाबी क्रांति किससे? झींगा और प्याज। गुलाबी झींगा प्याज। लाल टमाटर और मांस, लाल टमाटर और मांस, लाल टमाटर और मांस। झींगा गुलाबी झींगा प्याज, गुलाबी झींगा प्याज। भूरी क्रांति, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक, उर्वरक मतलब जमीन के साथ भूरा भूरा, और जमीन में क्या सींचते हैं? खाद, मतलब उर्वरक। तो भूरी क्रांति किससे? जमीन संबंधित, जमीन के साथ उर्वरक, जमीन में क्या? उर्वरक। तो भूरी क्रांति किससे? उर्वरक से। भूरी क्रांति उर्वरक, भूरी क्रांति उर्वरक, भूरी क्रांति उर्वरक। पीली क्रांति तिलहन। देख, एक पीला सरसों भी आता है। पीला सरसों की यूज कब किया जाएगा? जब किसी को भूत चढ़ेगा तब, या किसी को झाड़ेगा तब। पीला सरसों, डंठी वाला मिर्चाई, लाल मिर्चा, डंठे वाला मिर्चा, झाड़ू, सब लगाए तब। मतलब पीला क्रांति किससे? तिलहन। झाड़ू ने, झाड़ू भी रहता है पकड़े झाड़ने के लिए। ठल्ली, नीम का ठल्ली रहना चाहिए भैया। नीम का ठल्ली रहना चाहिए। खतरनाक सब पाठ पढ़ाता है झाड़ने वाला सब। तो पीला किससे? तिलहन से। पीला तिलहन, पीला तिलहन, पीला तिलहन, पीला तिलहन, पीला तिलहन। काली या कृष्ण, दोनों हिंदी। कृष्ण मतलब काला होता है, ठीक है। काली या कृष्ण, काली कृष्ण संबंध है मेरा पेट्रोलियम से। कौन उत्पादन से? पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम के क्षेत्र में कौन कौन थी? काली क्रांति या कृष्ण क्रांति? पेट्रोलियम के क्षेत्र में काली क्रांति या कृष्ण क्रांति? पेट्रोलियम के क्षेत्र में काली क्रांति या कृष्ण क्रांति? पीली क्रांति तिलहन, पीली क्रांति तिलहन, पीली क्रांति भूरी क्रांति उर्वरक, भूरी क्रांति उर्वरक। झींगा बताओ, झींगा मछली गुलाबी, झींगा मछली गुलाबी, झींगा मछली। टमाटर, टमाटर गोल, गोल क्रांति। और गोल क्रांति आलू, आलू कैसा भैया? गोल। आलू कैसा? गोल। तो गोल क्रांति किससे? आलू। गोल क्रांति आलू। टमाटर कैसा? लाल। इसको याद नहीं करना है, क्या याद होगा? टमाटर कैसा? लाल। आलू कैसा? गोल। मछली कैसा? गुलाबी। मछली कैसा? गुलाबी। झींगा मछली कैसा? गुलाबी। प्याज कैसा? गुलाबी। खाद कैसा? भूरा भूरा। खाद को बोलते उर्वरक। खाद कैसा? भूरा भूरा। तो भूरी क्रांति किससे? खाद से। पीली क्रांति तिलहन से। पीली तिलहन, पीली तिलहन। काली पेट्रोलियम, काली पेट्रोलियम, काली पेट्रोलियम। या सिंपल से कहना पेट्रोलियम, या जितना भी पेट्रोलियम डीजल जितना भी है, जब जब जलेगा उससे जब निकलेगा राख एकदम पूरा काला काला, ठीक है। जब मरा हुआ जो निकालते हैं उधर से पेट्रोलियम, जब डालते हैं तो उस समय ना, उसके बाद उधर से निकालते हैं सब मोबिल तोबिल के साथ जो निकालते हैं, उस समय देखना इसका कैसा पूरा काला काला। तो पेट्रोलियम कैसा? काला। जरने के बाद कैसा? काला काला।
तो पेट्रोलियम कैसा, काला, काली क्रांति या कृष्ण क्रांति। गोल क्रांति कौन सी, आलू, गोल कौन सी, आलू, गोल आलू, गोल आलू। एक होता है रजत क्रांति, अंडा उत्पादन, रजत अंडा, रजत अंडा, रजत अंडा। रजत बोलते हैं सिल्वर को, अंडा कलर सिल्वर टाइप का अंडा, रजत अंडा। रजत बोलते हैं सिल्वर को, अंडा कलर सिल्वर टाइप का रहता है, ठीक है। रजत क्रांति किससे, अंडा को, रजत अंडा। इधर सब उत्पादन है, बाकी बचा हुआ है। हम सब में उत्पादन नहीं लिखे हैं, खाली याद करने का नियम है, एग्जाम में भी उत्पादन लिखा हुआ है, उतना थोड़ा दिखना है। वहाँ पर लिखा रहेगा कि उत्पादन, आलू उत्पादन लिखा रहेगा, सिर्फ आलू याद रख और गोल, अंडा याद रख, रजत, पेट्रोलियम याद रख, काली या कृष्ण, तिलहन पीली, उर्वरक भूरी, झींगा गुलाबी, आलू गोल, आलू गोल, टमाटर लाल, टमाटर लाल, मांस लाल, मांस लाल। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब चलते हैं अमृत जोरो परियोजना। चलो एक है अमृत क्रांति, अमृत। अब देख, आदमी नदी सबका पानी पी कर अमृत होता है, अर्थात कहने का मतलब कि गंगा का पानी पीने से पवित्र हो जाएगा पूरा, है, गंगा का पानी पूरा पवित्र रहता है, अमृत के समान लगता है पीने से। अर्थात अमृत क्रांति का संबंध याद रखना है, किससे, गंगा बोले तो गंगा मतलब कौन सी, नदी। तो नदी जोड़ो परियोजना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि नदी जोड़ो परियोजना का संबंध किस क्रांति से है, अमृत क्रांति से। नदी जोड़ो परियोजना किस क्रांति से, अमृत क्रांति से। अमृत क्रांति का संबंध किससे, नदी जोड़ो परियोजना। अमृत जोड़ो परियोजना, अमृत क्रांति नदी, अमृत किससे, नदी से, अमृत किससे, नदी। सुनहरी या स्वर्ण क्रांति, सुनहरी या स्वर्ण क्रांति। सुनहरी या स्वर्ण क्रांति जो मेरा भैया, फल और सब्जी, सुना, फल और सब्जी। सुनहरी, हरी नहीं, सुनहरी, सुनहरी क्रांति किससे, फल और सब्जी, फल और सब्जी, फल और सब्जी, फल और सब्जी, फल और सब्जी। सुनहरी पूछेगा फल और सब्जी, और सुनहरा पूछेगा जूट, दोनों में अंतर है। स्त्रीलिंग फल सब्जी, पुल्लिंग किससे, जूट उत्पादन से। चलना, वो जो बोरा बनता है स्वर्ण वाला जूट, ठीक है, नहीं देखा है जो बोरा सब स्वर्ण वाला, पैर पोछने के लिए पूरा, ठंड का मौसम आएगा पूरा लगा कर गोर में पूरा घस घस के अंदर बैठेगा। तो किससे, सुनहरा। देख, सुनहरा सुनहरी, पुल्लिंग जूट, स्त्रीलिंग फल सब्जी, देखे, फल सब्जी, स्त्रीलिंग मतलब के सुनहरी, सुनहरा के जूट, स्त्रीलिंग के फल सब्जी, है ना, फल सब्जी के स्त्रीलिंग, और पुल्लिंग के जूट। देख रहा है, इसको भेज दिया बोराम करने के लिए, फल सब्जी किसमें, बोराम करने के लिए। सुनहरी चल गया सुनहरा के पास, है ना, है ना, सब्जी चल गया बोरा में अर्थात जूट में, सुनहरी चल गया सुनहरा के पास, स्त्रीलिंग चला पुल्लिंग के पास, है ना। सुनहरी क्रांति कहाँ, फल और सब्जी, सुनहरा कहाँ, जूट, सुनहरा जूट, सुनहरा जूट। अगला है सेफ्रॉन। सेफ्रॉन क्रांति आता है केसर उत्पादन में, केसर। सेफ्रॉन किससे, केसर उत्पादन में, सेफ्रॉन केसर उत्पादन में, सेफ्रॉन केसर उत्पादन, सेफ्रॉन केसर, सेफ्रॉन केसर, सेफ्रॉन किससे, केसर में। एक बार रिवीजन करते हैं पूरा, यहाँ तक कोई दिक्कत, चल देखते हैं। लाल क्रांति, भूरी, उर्वरक, पीली, तिलहन, अमृत, नदी जोड़ो, सुनहरा, जूट, सुनहरी, फल सब्जी, सेफ्रॉन, केसर, गुलाबी, गुलाबी, झींगा मछली, ये भूरी, उर्वरक, गुलाबी, नीली क्रांति, मछली, नीली क्रांति, मछली,
पानी आकाश से देखा, पानी जो हमारा नीला नीला दिखता है, जब पानी नीला नीला दिखे, नीला नीला मतलब नीला कौन है? मछली। पानी में क्या रहता है? मछली। तो नीली क्रांति किससे? मछली तो नीली क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति दुग्ध, दूध होगा। और क्या? ऑपरेशन फ्लड डिसीज आता है, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड भी श्वेत क्रांति संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओए काहे सो रहा है बाबा? हैं इतनी नींद लेने लगा बाबा, पढ़ने आया है ना, ठीक है। हाँ रातें कहाँ गया था भैया? एग्जाम दिन रातें? ओह रात रात वाह। तो देख, अमृत क्रांति किससे? नदी जोड़ परियोजना से। सुनहरी फल सब्जी, सुनहरा जूट, नेक्सफ्रॉन केसर। अब चलते तरह कि एग्जाम में जो आया था, हम मेरा जो एग्जाम हुआ था 18 तारीख को, उसमें जो है सहरसा वाला में पालन कल्चर, मतलब कि कसम था शेरी कल्चर का संबंध किससे है? शेरी कल्चर का संबंध किससे है? अब कल्चर था मतलब आ? नहीं रे भैया, ठीक है, बता रहे अब किससे है। अब चला कल्चर भी थोड़ा 10 गो है, इसको भी तुरंत इंपॉर्टेंट जो भी है मुख्य मुख्य उसको याद करवा देते हैं। उसके बाद फिर चलते हैं दूसरा टॉपिक में, जो इम्पोर्टेंट कल्चर है उसको याद करवाते हैं। पहला है भाई कल्चर, फलों के उत्पादन में। अगला देखते हैं, अगला तो एरोनॉटिक्स, ठीक है, एरोपोनिक्स, एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स। एरोपोनिक्स और एक होता है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। एरोपोनिक्स, एयर मतलब हवा, एयर मतलब हवा, और हाइड्रो मतलब होता है जल, हाइड्रो मतलब होता है जल, अर्थात तो हवा में जो पौधा उगाया जाता है उसको होता है एरोपोनिक्स, ठीक है। हवा में उगाने वाले पौधा को एरोपोनिक्स, हवा में उगाने वाले पौधा को, हवा में जो पौधा उगाया जाता है उसे एरोपोनिक्स, हवा में पौधा उगाने वाले को एरोपोनिक्स। और हाइड्रो मतलब ऊँची, जल, जल में जो भी पौधा उगता है उसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। जल में जो पौधा उगता है उसको हाइड्रोपोनिक्स, जल वाला पौधा हाइड्रोपोनिक्स। हवा में पौधा उगाना एरोपोनिक्स, हवा में पौधा उगाना हवा में, और जल में हाइड्रोपोनिक्स, जल में हाइड्रोपोनिक्स, जल में हाइड्रोपोनिक्स। शेरी रेशम कीट, शेरी बागवानी, बागान कहाँ पर? हॉर्टिकल्चर, बागवानी हॉर्टिकल्चर, बागवानी मधुमक्खी एपी, मधुमक्खी, मछली पीसी, मछली, अंगूर बीटी, ब्यूटी नहीं बीटी, अंगूर बीटी, केचुआ वर्मी, केचुआ वर्मी, केचुआ फल पोमिकल्चर, फल पोमिकल्चर, फल हवा में उगाने वाले पौधा एरोपोनिक्स, और जल में उगाने पौधा हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स। तो हम आज खत्म किए दो टॉपिक, क्रांति एक कल्चर, क्रांति और कल्चर टॉपिक खत्म। इससे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बन रहा था यही सब बन रहा था। तो अब नेक्स्ट क्लास में आपको खत्म करेंगे परियोजना सब। तो आज के सेशन पर यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट सेरीकल्चर, सेरीकल्चर, सेरीकल्चर जो मेरा भैया रेशम कीट पालन से, रेशम कीट पालन से, ठीक है, रेशम कीट पालन। सेरीकल्चर किससे? रेशम कीट पालन। बागवानी कल्चर, ठीक है, हॉर्टिकल्चर, जितना बागवान सब लगाते हैं उसको होता है हॉर्टिकल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर किससे? बागवानी उत्पादन से, ठीक है। चलो हॉर्टिकल्चर, सुनो हॉर्टिकल्चर किससे? बागवानी उत्पादन से। बागवान सब में कौन कल्चर? हॉर्टिकल्चर। बागवान सब में हॉर्टिकल्चर, बागवान में हॉर्टी, रेशम में शेरी, रेशम में शेरी, सब में कल्चर लिखा होगा, खाली शुरू याद कर।
शेरी किसमें? रेशम में। शेरी रेशम में, बागवानी हॉर्टी में, बागवानी हॉर्टी, बागवानी हॉर्टी, बागवानी हॉर्टी। एक होता है एपी कल्चर। एपी कल्चर मधुमक्खी जो उत्पादन करते हैं, कहते हैं एपी कल्चर उसको। मधुमक्खी उत्पादन किससे? एपी कल्चर। मधुमक्खी उत्पादन एपी कल्चर, मधुमक्खी उत्पादन एपी कल्चर, मधुमक्खी एपी कल्चर। रेशम कीट शेरी, रेशम कीट शेरी, बागवानी हॉर्टिकल्चर, बागवानी हॉर्टिकल्चर, बागवानी हॉर्टिकल्चर। विटीकल्चर, ठीक है, विटीकल्चर अंगूर उत्पादन। अंगूर उत्पादन में क्या? विटीकल्चर, अंगूर उत्पादन बीटी, ब्यूटी नहीं, बीटी, ठीक है, ब्यूटी नहीं रे भैया, बीटी, बीटी। विटीकल्चर कैसे? अंगूर उत्पादन, विटीकल्चर अंगूर। एपी हॉर्टी बागान, शेरी रेशम, शेरी रेशम, शेरी 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 शेरी, हॉर्टी बागानी, हॉर्टी हॉर्टी हॉर्टी, एपी मधुमक्खी, एपी एपी एपी, वीटी वीटी अंगूर, वीटी एपी एपी, एजी नहीं एपी। हाँ एजी ना, एजी मतलब होता है कि, ठीक है, ठीक है, एजी कल्चर नहीं बल्कि एपी कल्चर। किससे? मधुमक्खी पढ़, किससे? मधुमक्खी। अगला देखते हैं, फ्लोरिकल्चर। फ्लोर मतलब, फ्लोरिकल्चर मतलब फूलों संबंधित है। फ्लोरिकल्चर फूलों संबंधित, ये ना, फ्लोरिकल्चर फूलों संबंधित, फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन, फूलों का उत्पादन के फ्लोरी, फ्लावर से याद रखना कौन चीज? फ्लावर मतलब फूल, फ्लावर से फूल, तो फ्लोरी किससे? फूल से, ये ना, फ्लोरी किससे? फूल से। फ्लावर होता है ना, FLOWER, फ्लावर, फ्लावर में तो फूल, तो फ्लोरी किससे? फूल। वीटी किससे? अंगूर। एपी किससे? हॉर्टी किससे? शेरी रेशम, शेरी रेशम, शेरी रेशम, शेरी रेशम, शेरी रेशम। एक तो वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर केचुआ उत्पादन, केचुआ पालन, ठीक है। वर्मी कल्चर किससे? केचुआ पालन, वर्मी कल्चर केचुआ, 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 वर्मी केचुआ, वर्मी 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 केचुआ। पीसी मछली, पीसी कल्चर मछली, पीसी कल्चर मत्स्य पालन, पीसी कल्चर मत्स्य पालन, पीसी कल्चर, पीसी शेरी रेशम, शेरी हॉर्टी हॉर्टी, एपी वीटी अंगूर, फ्लोरी फूल, वर्मी केचुआ, पीसी 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 मत्स्य, पीसी मत्स्य, पीसी मत्स्य, पीसी पीसी पीसी। क्लियर यहाँ तक? अब चलते हैं, अब कुछ और बचा है इम्पोर्टेंट, देखते हैं। उलेरी कल्चर, ठीक है, उलेरी कल्चर। चलते हैं, उलेरी कल्चर जो मेरा भैया सब्जियों के उत्पादन से, सब्जियों के उत्पादन, सब्जी के क्षेत्र में कौन कल्चर? उलेरी, सब्जी क्षेत्र में उलेरी, सब्जी क्षेत्र में उलेरी, सब्जी क्षेत्र में उलेरी। अगला पोमी कल्चर, पोमी कल्चर फलों से संबंधित है, फलों के उत्पादन में कौन कल्चर? पोमी कल्चर, पोमी कल्चर फल, पोमी कल्चर फलों, पोमी कल्चर फलों, पोमी कल्चर, पोमी कल्चर, पोमी कल्चर
फलों के, पॉमीकल्चर फलों के, फलों के उत्पादन में। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं एरोनॉटिक्स, ठीक है।